डॉक्टर अभिलाषा साहिकाचार्य, इतिहास विभाग। आज अपन सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे या शासक थे, वो केवल कुशल सैनिक और योद्धा ही नहीं बल्कि कला और साहित्य के भी पोषक थे और उनके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। तो दिल्ली सुल्तान मुख्य रूप से सैनिक थे, किंतु उनकी फारसी भाषा और साहित्य में विशेष रुचि थी और वे विद्वानों तथा कवियों के आश्रयदाता भी थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सिकंदर लोदी तक प्रत्येक सुल्तान के दरबार में अनेक फारसी कवि तथा इतिहासकार रहा करते थे या उनको शरण मिली हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा, वो विद्वानों और कवियों के प्रति इतने उदार थे कि उन्हें लाख बख्श कहा जाने लगा। फिर ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश के दरबार में भी कई उच्च कोटि के कवि और विद्वान रहा करते थे, जिनमें प्रमुख हैं ख्वाजा अबू नसर, अबू बकर बिन मोहम्मद सहानी, ताजुद्दीन दबीर आदि। और प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी, ये भी इल्तुतमिश के ही समकालीन थे और इसने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ ताज उल मासिर की रचना इसी के समय में की। तो अपन जो ये अभी चर्चा कर रहे हैं वो फारसी साहित्य के बारे में है। फिर इल्तुतमिश के पश्चात देखें तो बलबन का जो दरबार था वो मुस्लिम संस्कृति का महान केंद्र समझा जाता था। जब मंगोलों ने मध्य एशिया के मुस्लिम देशों को आक्रमण करके तहस नहस किया, तो इन देशों के जो मुस्लिम विद्वान और कवि थे, उन्होंने भागकर बलबन के दरबार में ही प्राचार्य प्राप्त किया था या शरण प्राप्त की थी। तो इस प्रकार जो फारसी के अनेक विद्वान और कवि भारत में आए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में फारसी साहित्य के इतिहास में अपन देखें तो एक नवीन युग का शुभारंभ हुआ। और बलबन का जो ज्येष्ठ पुत्र था सुल्तान मोहम्मद, वो भी विद्वानों और कवियों का बड़ा आदर करता था। और अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी ने जो फारसी के महान कवि माने जाते हैं, उसी के आश्रय में काव्य रचना प्रारंभ की। तो अमीर खुसरो जो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था, वह दिल्ली के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य थे। और सुल्तान बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक कई सुल्तानों के दरबार में अमीर खुसरो ने आश्रय प्राप्त किया। और बताया जाता है कि अमीर खुसरो ने कविता, कहानी, मसनबी और इतिहास पर अनेकानेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे लैला व मजनू, देवल रानी खिजर खां, किरान उस सदाइन, नूह सिपहर, तुगलक नामा और खजाइनुल फतूह है। यह है अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। और इसके साथ ही अमीर खुसरो संभवतः प्रथम भारतीय मुस्लिम कवि था जिसने अपनी कृतियों में हिंदी शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग किया। खुसरो का जो साहित्यिक दृष्टिकोण था वो बहुत ही उदार था और उसने अपनी कृतियों में भारतीय विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे उसकी प्रसिद्ध मनसवी थी नूह सिपहर, उसमें उन्होंने भारतीय जलवायु, पशु पक्षियों और धार्मिक विश्वासों के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। और उन्होंने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है और कहीं कहीं तो वह भारत को संसार के सभी देशों में श्रेष्ठतम भी बताया है। तो ये था उनका साहित्यिक योगदान। और इसके साथ ही अमीर खुसरो एक महान संगीतज्ञ भी था और वह भारतीय संगीत से बड़ा प्रेम करता था। बताया जाता है कि भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। और फिर मीर हसन देहलवी का नाम अपने को पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी फारसी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे और ये है अमीर खुसरो के घनिष्ठ मित्र थे। और मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवियों में से एक थे
वह अपनी प्रभावपूर्ण सुंदर गज़लों के कारण हिंदुस्तानी सादी भी कहे जाते थे और ये भी अमीर खुसरो की तरह निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने यानी मीर हसन देहलवी ने निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का अपने प्रसिद्ध ग्रंथ फ़वाइद उल फ़वाद में उल्लेख किया है। इस ग्रंथ को वैसे सूफी दर्शन पर अमूल्य ग्रंथ भी माना जाता है। फिर आगे देखते हैं तुगलक शासकों के समय में तो मोहम्मद बिन तुगलक भी न केवल स्वयं विद्वान थे बल्कि वह भी विद्वानों के आश्रयदाता थे और उसके दरबार में अनेक उच्च कोटि के विद्वान और इतिहासकार रहा करते थे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं जियाउद्दीन बर्नी तथा इसामी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज़ तुगलक भी एक स्वयं अच्छे विद्वान एवं विद्वानों के आश्रयदाता थे और उसने स्वयं फतूहाते ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों और कानूनों के साथ ही उनके द्वारा निर्मित इमारतों एवं नगरों का भी उल्लेख है। फिरोज़ तुगलक के दरबार की भी कई विद्वानों ने शोभा बढ़ाई, जिनमें शम्स-ए शिराज अफीफ का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही नाम से एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शम्स-ए शिराज अफीफ ने फिरोज़ तुगलक के पूरे शासनकाल का वर्णन किया है। और फिरोज़ तुगलक के समय एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ की भी रचना हुई, वो था सीरत-ए-फिरोज शाही। फिर आगे अपन देखते हैं सैयद और लोदी काल। तो सैयद और लोदी काल में भी फारसी भाषा के साहित्य में पर्याप्त प्रगति हुई। तो प्रमुख जो इतिहासकार थे वो थे अहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये सैयद वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ तारीख़-ए-मुबारक शाही की रचना सैयद सुल्तान मुबारक शाह के समय में की और इस ग्रंथ में उन्होंने सैयद वंश का इतिहास लिखा था। और लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी भी स्वयं एक अच्छे विद्वान और कवि थे। सिकंदर लोदी ने गुलरुख के नाम से बहुत सी कविताओं की रचना की थी। सिकंदर लोदी के दरबार में भी अनेक विदेशी विद्वान एवं कवि रहा करते थे। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शासनकाल में फारसी साहित्य का विकास। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि सल्तनत काल के दौरान फारसी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी और अनेक उच्च कोटि के मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। अब आगे जो सल्तनत काल के दौरान जो संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य तथा उर्दू भाषा का जन्म है, वो अपने अगले वीडियो में उनके बारे में अध्ययन करेंगे।